हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट जो 31 जनवरी को हुआ है उसका सेकंड पेपर जूनियर लेवल के लिए मैथ और साइंस का। तो हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ में जो 31st क्वेश्चन है ये अब आपको तो वहां शो हो रहा होगा, हमें नहीं शो हो रहा है, इसलिए हमारे पास ये हार्ड कॉपी उपलब्ध है। और हार्ड कॉपी है ये सेट पी का बुकलेट, टेस्ट बुकलेट कोड है इसका पी। तो पी का है ये हार्ड कॉपी का, ये बुकलेट कोड हो गया पी। तो पी अगर हो तो आपका वही वही ऑप्शन मिलेगा, और अगर ये पी नहीं है तो हो सकता है आगे या पीछे आंसर्स हो उसके। बाकी हमें पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है, तो उससे मतलब नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कैसे सॉल्व करना है हमें ये बात करनी है। तो 31st जो 31वां सवाल है इसमें कहा गया विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। पहला, गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। दूसरा, समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। ये तो एकदम गलत बात है, उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी है। चौथा, विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। तो ये है कि विद्यार्थियों को अपने उत्तर मतलब जो भी उनका आंसर आता है या जिसके भी जो भी आंसर वो निकाल के लाए हैं, अगर कोई ये भी कहे बहकाए उन्हें कि नहीं ये वाला उत्तर सही नहीं है, ये वाला होना चाहिए, तो ये नहीं कि उसकी बात में भ्रमित हो जाए, वो अपना तर्क दे सकें, अपना पक्ष रख सकें। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है कि अपने उत्तर को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। तो 31 का जो होगा वो हो जाएगा चौथा विकल्प सही। 32 नंबर, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि तीन रेखाखंडों का सम्मिलन हो। ठीक है, तीन रेखाखंड चाहिए, ये इस प्रकार से मिलके तीनों बन जाएंगे त्रिभुज। तो ये हो गया एक पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा रेखाखंड। अब उसके बाद इसमें ऑप्शंस, पहला सम्मिलन हो, न तो आवश्यक है न ही पर्याप्त शर्त है। मतलब तीन रेखाखंडों की आवश्यकता नहीं है, तो पहला बात तो गलत है कि तीन रेखाखंडों की अवश्य आवश्यकता है। दूसरा, आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। तो तीन रेखाखंडों को सही बात यही आवश्यक है, मतलब तीन रेखाखंड आवश्यक तो हैं, लेकिन केवल रेखाखंड होना ही ये जरूरी नहीं है कि वो त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि रेखाखंड एक ऐसे हो सकता है, दूसरा ऐसे हो सकता है, तीसरा ऐसे हो सकता है, तो ये रेखाखंड नहीं है। एक ऐसे हो सकता है, कोई दूसरा इससे मान लिया गया जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे हो सकता है, तो ये भी त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज के लिए इस प्रकार की संरचना का होना आवश्यक है, मतलब तीन रेखाखंडों की आवश्यकता होगी, लेकिन केवल तीन रेखाखंड होने से ये सही नहीं है कि त्रिभुज हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है कि आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। 33वां नंबर, इसमें कहा गया निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन है, ए इसमें दिया गया यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। बी, यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है। यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है। यदि चौथे वाले में डी में यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर सम नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। तो विलोम प्रतिस्थिति, तो विलोम की बात करें तो ए का विलोम सी है, क्योंकि ए में कहा गया कि यदि n सम है, यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। तो दूसरा उसका विलोम, दूसरे लफ्जों में वही बात कही गई कि यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है, मतलब ए और सी एक दूसरे, सी ए का विलोम है। इसी प्रकार बी भी डी का विलोम है, लेकिन बी और डी के विलोम का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए दूसरा वाला ही सही है। सी ए का विलोम है, क्योंकि सी में कहा गया कि n स्क्वायर सम है तो n सम है, और जबकि ए में कहा गया यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। तो ये इसका हो जाएगा 33 का दूसरा आंसर। 34 नंबर, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है। पहला, जियो बोर्ड, जियो बोर्ड किया जा सकता है। जियो बोर्ड में इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है किसी भी आकृति को बनाने के लिए। तीसरा है टेलर का, दूसरा है जियोजेब्रा, यही सही आंसर भी है। जियोजेब्रा जो होता है वो कैलकुलस और स्टैटिस्टिक के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की संरचना होगी, इसका उपयोग जो है दृष्टिबाधित वालों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।
टेलर का गिनतारा इस प्रकार से संरचना होगी जिसमें गोलियों की संख्या है, उधर स्लाइड करना है और गिनती सीखना है। तो ये आप लोग जानते होंगे। तो टेलर का गिनतारा भी उपयोग किया जा सकता है। इसका जो सबसे सटीक जवाब है यही है जियोजेब्रा, क्योंकि स्टैटिक और कैलकुलस के एप्लीकेशन में इसका उपयोग किया जाएगा। 35वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, तो यही सही है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कैन बी कंडीशनल, तो कौन सा सत्य है देखते हैं। पहला तो सत्य हो गया। दूसरा, गणित की पुस्तकों में दी गई प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है। एक व्यक्ति जो कि अंक गणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा। और विलोमतः भी यह सत्य है, मतलब अंक गणित के परिकलन में बुरा है तो वो गणित में बुरा होगा, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही सही है कि गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसमें कंडीशन मतलब प्रतिबंध क्या है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए तब ये परिमेय संख्या है, तो मतलब इसमें भी एक प्रतिबंध है। अतः गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। 35वां का पहला आंसर सही है। 36 नंबर, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? मतलब कौन सा इसमें गलत है वही छांटना है। पहला, पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। यही ऑप्शन कौन सा सत्य नहीं है? तो नहीं है, तो यही सत्य नहीं है कि पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। इसका तो यही सही है। तो 36 का हो गया पहला। बात करते हैं 37 नंबर की। 37 नंबर में कहा गया है, इसे अब पूरा कैलकुलेट करना होगा, यहीं से लगाने वाले सवालों की शुरुआत है। इसमें कहा गया है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो 6 अंकों की संख्या की अगर बात करें तो 6 अंक की संख्या कौन है? 6 अंक की संख्या हो जाएगा 6 बार 9, जिसे लिखना इसके पहले वाले वीडियो में जो वीडियो नंबर सिस्टम में उसमें बताया गया है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लें। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो इसे क्या लिखना है? 6 बार 9 लिख देना है। तो 6 बार 9 लिखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। अब उसके बाद अगर देखते हैं तो इसमें किससे किससे भाग जा रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है 6 3 4 5। तो और फिर पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखा जाए तो इसमें 3 से भाग जा रही है, 3 से ये पूरा सिस्टम कट जाएगा। फिर उसके बाद 9 से भी भाग जा सकती है, लेकिन 9 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। फिर उसके बाद 11 से देखा जाए तो 11 से भाग चली जाएगी। एक मिनट, अगर 7 से भाग दिया जाए तो 7 से भी भाग चला जाएगा। इसमें 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 37। ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड वाली वीडियो में ये पूरा इसमें बात किया गया। तो 3 7 11 13 17 मतलब 5 गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 5। मतलब चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 37 नंबर का जो है वो चौथा ऑप्शन सही है कि गुणनखंडों की संख्या होगी 5। फिर है 38 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। 38 नंबर में पूरा सवाल सॉल्व करना है और तब उत्तर सटीक मिल पाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि 8 अंकों की एक संख्या है, 8 अंक की संख्या 179 x 091y 88 से विभाज्य है। ये संख्या, इस संख्या में 88 से भाग चली जाएगी। 88 से अगर भाग चली जा रही है इस संख्या में, तो x माइनस वाई का मान बताना है। हमें क्या बताना है? x माइनस वाई का मान बताना है। तो अगर कोई संख्या अगर 88 से विभाजित हो रही है तो ये होता है 11 बटे 88, 11 बटे 88।
तो अगर कोई संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए और 8 से विभाजित हो जाए तो इसके 88 के दो गुणनखंड है 11 और 8। अगर कोई संख्या 88 से विभाजित हो रही है अर्थात वो 11 और 8 से भी विभाजित होगी। और 8 से विभाज्यता का नियम, हम लोग विभाज्यता का नियम का जल्द ही वीडियो आने वाला है अगले 2-3 दिनों में। तो 8 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है कि 8 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी तो उसके अंतिम 3 अंकों की अगर बात करें तो अंतिम 3 अंकों का योग जो है वो 8 से अगर उसमें भाग चली जा रही है, मतलब कोई भी संख्या के अंतिम 3 अंकों के योग में अगर 8 से भाग चली जा रही है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे यहां ये संख्या अगर लिख दिया जाए 911, तो इस पूरी संख्या के अंतिम 3 अंक हो गए 9, 1 और y का मान लिया गया हो गया 1। तो 911 में अगर देखें तो अगर 8 का भाग जा रहा है तो 8 × 8, ये 9 में से 1 गया, ये बच गया 1, फिर यहां से आ गया 1 और फिर 8 × 8, फिर हुआ 3 और 1 उतर गया, यहां से हो गया 31। तो 8 चौक को होता है 32। तो यहां 1 ना होके अगर 2 होता है तो ये संख्या कट जाएगी। तो 912 संख्या अगर ये रहती है तो 8 से विभाजित हो जाएगी। और कहा भी गया कि अगर अंतिम 3 संख्याओं का योग 8 से कट जाता है, विभाज्यता के नियम में हमें यही जानना है कि 912 या कोई भी संख्या अगर उसके अंतिम 3 अंकों का योग 8 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे 8 से भाग देने के लिए क्या करना होगा, 9, 1 और y की जगह क्या लिखना होगा, 2। अब इसमें 8 और बढ़ाएं तो 920 हो जाएगा। तो 920 तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 1 पहले से दिया गया। तो हमें क्या करना होगा, केवल y की जगह रखना होगा 2। तो हमें एक उत्तर मिल गया क्योंकि 2 रखने पर ये 8 से देखा जाए तो 8 × 8, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से उतर गया 1, फिर 8 × 8, फिर यहाँ से बचा 3 और यहाँ से आ गया 2, 8 चौक को 32। तो ये कट गया, मतलब ये संख्या विभाज्य 8 से, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्य हो गई है। अब अगर ये 11 से भी विभाजित हो जाए तो 88 से ये विभाजित हो जाएगी। तो अब 11 से विभाज्यता का नियम हम लोग जान लें। y का मान हमें मिल गया 2, y का मान हमें मिल गया 2, y का मान कहीं पर भी यहीं पर लिख ले रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं, y बराबर आ गया 2। अब 11 से विभाज्यता के नियम में ये होता है कि सम स्थानों पर जो संख्या है, सम स्थानों पर संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर संख्याओं का योग, दोनों का योग करके अगर दोनों का अंतर करते हैं, दोनों को घटाते हैं, अगर उसका मान आता है 0 या फिर 11 या फिर 22 या फिर 33, मतलब 11 से कटने वाला अंक आ जाए या शून्य आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या नियम चाहिए हमें कि जो ये अंक हैं, जो ये सम स्थानों पर अंक हैं और विषम स्थानों पर अंक हैं, उनका योग, दोनों का अलग अलग योग करके अगर घटाया जाए तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला अंक आना चाहिए। तो यहां तो आ गया है हम लोगों का 2, y की जगह क्या आ गया है 2, फिक्स हो गया ये। तो y की जगह आ गया है 2, y का मान हो गया। अब उसके बाद विषम स्थानों की बात करें तो ये हो गया 2, 9, फिर x, फिर 7, बस इतना। तो विषम स्थान पर क्या है, 2 है, 9 है, x है और फिर 7 है पहला, फिर ये दूसरा अंक हो गया सम स्थान पे, ये तीसरा अंक हो गया विषम स्थान पे, ये पांचवा, ये सातवां। तो सबको अगर जोड़े तो 7 धन x धन 9 धन यहाँ से 2, और सम स्थानों के अगर अंकों को जोड़े तो यहाँ 1, 0, 9 और 1, सबको जोड़े तो 1 धन 9 धन यहाँ से 0 धन यहाँ से 1, सबको जोड़ दें तो 9 1 10 और 1 11 है। अब ये देखते हैं कितना हुआ, ये हुआ 9 2 11, 11 7 18 धन x। अब हमें क्या करना है कि सम और विषम स्थान की संख्याओं के योग का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका योग हो गया 11, अब विषम स्थानों के योग हो गया 18 धन x। इसका अंतर हमें क्या आना चाहिए, इसका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए, मतलब 11 से विभाज्य संख्या। तो 11 से विभाज्य करने के लिए क्या करें, तो अगर यहाँ 22 आ जाता है,
या तो 11 आ जाए तब ये शून्य हो जाएगा, 11 में से 11 घट जाएगा, या फिर 11 के बाद अब क्या आना चाहिए, यहाँ 22 आना चाहिए। तो 22 करने के लिए क्या किया जाए, 18 ये x की जगह अगर रख दिया जाए 4, x की जगह अगर रख दें 4, तो x की जगह अगर 4 रख देते हैं तो ये 22 आ जाएगा। या फिर 33 आए तो 33 तो लाएंगे नहीं क्योंकि ये कई अंक की संख्या है, तो 33 लाने के लिए और ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो हमें केवल अगर इसे 22 कर देते हैं तो 22 11 में से घट जाएगा, 11 बचेगा और 11 11 से विभाज्य, अतः यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें x की जगह 11 से विभाजित होने के लिए क्या रखना होगा, 4। अतः इस पूरी संख्या में हमें x का मान आ गया, x बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 2। इन दोनों का हमें ज्ञात करना है अंतर, तो घटा दें, तो घटाने में नीचे का चिन्ह बदल गया, तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर 4 में से 2 गया, हो गया ये 2। तो इसका 2 आंसर होगा, x माइनस वाई बराबर 2। तो इसका जो होगा 38 नंबर का तीसरा सवाल सही होगा कि 2। 39 नंबर में कहा गया है 39, 39 में कहा गया है a का मान है 11/13, b का मान है 13/14 और c का मान है 15/17। ठीक, 15/17। तो पूछा गया है तीन भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, इसी क्रम में लगाना है, मतलब आरोही क्रम में लगाना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, कि सबसे ज्यादा किसका मान होगा, फिर उसके पहले उससे कम, उसके पहले उससे कम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन आएगा, जैसे ऊपर अगर देखा जाए अंश में 11 है और इसमें 2 का अंतर है, तो ये 12 रहता तो कम का अंतर है, 1 का अंतर है, इसमें कितना है 2 का अंतर है, तो इसका मान तो और कम होगा। 13/14 है तो इसका मान तो सबसे ज्यादा होगा, इसमें भी देखा जाए तो 2 का अंतर है, तो 15 में भाग दे 17 से, इसमें 2 का अंतर है तो इसका मान कम होगा। 11 में भाग दे 13 से, इसमें भी 2 का अंतर है तो इसका भी मान जो है वो कम होगा। लेकिन 13 और 14 में देखा जाए तो 1 का अंतर है, तो इन दोनों की अपेक्षा इसका मान ज्यादा होना चाहिए, मतलब b सबसे बड़ा है। b सबसे बड़ा है तो b सबसे बड़ा है, मतलब 13/14 सबसे बड़ा है, चौथे ऑप्शन में दिया गया, फोर्थ वाला ऑप्शन। ऐसे ही देख के लगा सकते हैं। अब बाकी अगर इसे सॉल्व करना हो तो सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 11 में भाग देना हमें 13 से, 11 से अगर भाग दें 13 से तो दशमलव बढ़ा के शून्य उतार लिए। 13 में अगर भाग दें तो 13 91, 13 वाठे हो गया 104, 13 वाठे 104। ये 10 में से शून्य घटा दिए, ये बचा 6 और फिर शून्य उतार लिए, 13 पचे 65, 4 बार जाएगा ये। इसका आंसर हो गया 0.84। अब 13 में भाग दे रहे हैं 14 का, यहां पर 13 में भाग देना है 14 का, देखते हैं 0.14 14 का भाग जाएगा कितने बार, 9 बार। शून्य बढ़ा लिए हैं, 9 चौक को 36 को 6 हासिल 3, 9 एक कम 9 3 12, 14 9 126। तो इसमें से घटा दिए, 10 में से 6 गया, ये बचा 4 और फिर शून्य बढ़ा दिए। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 14 28, 14 3 42, 3 बार नहीं जाएगा, ये हो गया 0.92। एक बचा और 15 में हमें भाग देना है किसका, 17 का। 15 में 17 का भाग दें तो 0 दशमलव बढ़ा के 1 शून्य उतार लिए, 17 वाठे 136। 17 वाठे 136, इसमें से घटा दें तो ये बचेगा यहाँ से 4, ये भी आ ही गया लगभग। अच्छा एक डिजिट और निकालें क्योंकि ये इसके बराबर, इन दोनों में अंतर नहीं हो पाएगा। तो ये 10 में से 6 गया 4, यहाँ से 0, फिर ये हो गया 14 बचा, एक शून्य पॉइंट बढ़ाई है तो 0 उतार सकते हैं, 0 हो गया 140, फिर 8 बार भागे चला गया इसका, तो 17 वाठे फिर 100 हो गया 36। तो ये बार बार यही आ रहा है, तो इसका उत्तर हो गया 0.88। तो अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम ये है, सबसे कम ये है कितना है 0.84।
उसके बाद किसका मान है, उसके बाद है 0.88, उसके बाद किसका मान है 0.92। अब ये किसके किसके मान थे, 0.84 मान था 11/13 का। उसके बाद 0.88 किसका मान है 15/17 का। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मान आ गया 13/14। तो ये ऑप्शन सही पहले ही हो गया था, यही सही है। लास्ट में जिसमें 13/14 है वही ऑप्शन सही है। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो गया, इसका हो गया चौथा उत्तर सही, 39 का चौथा। 40 नंबर का सवाल आ गया। 40 नंबर में क्या कहा गया कि यदि 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.0 लिख दे रहे हैं, तीनों को तो जोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। किन्हें किन्हें जोड़ना है, 0.139 प्लस 0.75, क्या नंबर है ये 40 नंबर। तो 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.001 गुणे 1.1 बराबर 2 माइनस के। इतना लंबा चौड़ा सवाल है और बस केवल कैलकुलेशन ही करना है। तो इसमें के का मान क्या है, के का मान अगर ज्ञात करें तो इन तीनों को तो पहले जोड़ दें, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से बढ़िया से लिख के दशमलव के अंकों में जोड़ लेते हैं। तो पहला है 0.139, फिर दूसरा है 0.75, फिर तीसरा है 2.105। सबका सम करें, यहाँ तो कुछ नहीं है, 0 लिख सकते हैं। 9 5 14 को 4 हासिल 1, ये हो गया 3 5 8 1 9, और ये हो गया 7 1 8 1 9 दशमलव, ये शून्य में 2 जोड़े, हो गया 2 2.994। इसका यहाँ से यहाँ तक मान आ गया 2.994 माइनस। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है, गुणा भी कर दे रहे हैं यही 1.001 1.1 गुणा किए, 1 का गुणा 1 में 1, शून्य में 0, फिर शून्य में 0, फिर 1 का 1 में 1, फिर 1 का गुणा 1 में 1 हुआ, 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में ये हो गया 1, फिर 1 1 0 1 1, जोड़ने पर इतना आ गया। यहाँ पे देखें दशमलव कितने अंक पे है, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव है। तो यहाँ से भी 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव लगा दिए, मान आ गया 1.1011। तो गुणा करने पर जो वैल्यू आई है माइनस यहाँ तक लिख लिए, उसके बाद मान आया 1.1011 बराबर 2 माइनस के, इतना मान आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसे इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब हमें अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो मान है वो है 2.994, इसमें से घटाना 1.1011, तो घटा दे रहे हैं, लिख दिए 2.994। 2.994 में से हमें घटाना 1.1011, तो ये 3 डिजिट तक ही, 1 डिजिट और बढ़ाने घटाने के लिए ये शून्य बढ़ा दिए। तो अब यहाँ से देखा जाए 4 1 हासिल देगा, ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, फिर ये 1 दे दिया है तो यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, फिर यहाँ 9 ऑलरेडी, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और फिर दशमलव और 2 में से 1 गया 1, ये मान आ गया 1.8929 बराबर 2 माइनस के। इतना हो गया। हमें के का मान चाहिए, के ऋणात्मक है, तो अगर के को इधर पक्षांतर कर दें तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 तो अपनी जगह है, इसे कुछ बोलचाल नहीं करना है। के को इधर बुला लिए, के हो गया प्लस, इस पूरे टर्म को उधर भेज दिए, तो ये प्लस था तो उधर गया माइनस हो गया, माइनस 1.8929। इसे अगर घटाएं, 2 में से इस मान को घटाना है, 2 में से इस मान को घटाएं, अगर 2 में से हमें घटाना 1.8929, तो 2 में से घटाए, तो 2 में से घटाना है तो 2 के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो 4 अंक यहां तक भी है तो 4 अंक यहां भी बढ़ा लिए। अब घटा रहे हैं,
यहाँ कुछ भी नहीं, ये इससे ऐसे लेगा, ये ऐसे लास्ट तक इससे मांग के सब ले गए। तो यहाँ 10 था तो एक दे दिया, ये यहाँ 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1। फिर ये 10 था तो एक इसे दे दिया, 9 बचा, 9 में से 2 गया 7। यहाँ भी 9 ही है, 9 में से 9 गया 0। यहाँ भी 9 है, 9 में से 8 गया 1। आंसर आ गया इसका। यहाँ 1 था, 2 था तो एक दे दिया है तो 1 बचा, 1 में से गया 0। इसका आंसर हो गया 0.1071। 0.1071, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका वो सही है। तो 40 का हो गया 4। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर में क्या कहा गया? 41 नंबर में कहा गया है कि यदि a बराबर -3/4, a बराबर -3/4 और b बराबर 5/6, तो निम्न में से a और b के बीच में कौन स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, a का मान है -3/4 और b का मान है 5/6। तो इन दोनों के बीच में कौन स्थित नहीं है? तो पहले तो मान निकालें, इनका भाग देके। तो 4 का भाग 30 में दें, 3 में दें, तो ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा -4 का भाग 30 में नहीं जाए, 3 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के दशमलव उतार ली, ये हो गया 30। ये हो गया 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गया, बचा 2, 2 पे 0 लगा, 20 हो गया, 4 बचे 20। ये हो गया -0.75। और b के मान की अगर बात करें यहाँ से, तो 6 का भाग 5 में देना है, 0.0 ये 50 हो गया, 6 वाठे 48, 6 वाठे 48, 2 बचा, 6 तिया 18, फिर 2 बचा, तो ये हो गया 0.833। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 के बाद इधर हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.0833 तक, और इधर -1, -2, मतलब -0.1, -0.2, -0.3, फिर -0.7 और -0.8, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा -0.75। तो इस प्रकार से हो गया। अब ऑप्शन तलाशते हैं। तो पहले ऑप्शन में कहा गया है -7/8। कौन सा ऑप्शन इसके बीच में नहीं है? तो -7/9 है, सॉरी -7/9। इसकी बात करें तो इसका मान देखते हैं, बराबर माइनस तो है 0 दशमलव बढ़ा के, तो ये हो गया 70, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 सते हो गया 63, साथ में भाग दे दें तो ये हो गया 9 सते 63। यहाँ से बचा 7, क्योंकि 70 है, 63 घटाएंगे तो बचेगा 7, 7 पे शून्य लग गया, ये हो गया 70। तो फिर अगली बार अगर भाग दें तो 9 सते हो गया फिर 63। दिखा दे रहे हैं एक बार, 7 में अगर भाग दें 9 से तो 0 दशमलव बढ़ा के शून्य उतार लिए, 9 सते हो गया ये 63, 10 में से 3 गया, ये बच गया 7, दशमलव बढ़ाइए शून्य उतार दिए, फिर 9 सते 63, 9 आठे, तो 8 बार तो जाया ही नहीं पाएगा, तो फिर 9 7 बार ही जाएगा, 9 सते 63, कितना बचा? फिर 7 बचा। ऐसे ही आगे की ओर प्रोसीड करेगा, तो इसका उत्तर हो गया -0.77। तो -0.75 है, इधर 0.6 होगा, 0.5 होगा। 7 की बात करें तो ये और इससे बाहर की तरफ ही पड़ रहा है, मतलब ये पहला वाला ऑप्शन तो क्या है, इसके बीच स्थित नहीं है, इन दोनों के बीच स्थित नहीं है, इससे ये कहीं ना कहीं इधर की ओर स्थित है। दूसरा शून्य, शून्य तो बीच में ही है। तीसरा -1/2 मतलब -0.5, ये भी बीच में। तो पहला ऑप्शन ही सही है, दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, पहला ऑप्शन सही है। -7/9 जो है वो -3/4 और 5/6 के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर में क्या कहा गया कि 1.7 गुणे 10 के घाते 4। नेक्स्ट है 42, 1.7 गुणे 10 के घाते +4 और 12.5 और 12.5 गुणे 10 के घाते -6 के गुणनफल को के गुणे 10 के घाते n के रूप में व्यक्त किया के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 2k धन n, 2k प्लस n का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले तो इन दोनों का करना है गुणनफल, क्योंकि सवाल में दिया गया 1.7,
गुणे 10 के घाते 4 और 12.5 गुणे 10 के घाते -6 का गुणनफल करना है। गुणनफल करा जाए उसके बाद इस रूप में लिखेंगे। तो गुणनफल ये कर दिया गया। गुणनफल करने के बाद 1.7 का गुणा करना होगा 12.5 में, लिख के यहीं पे कर देना है। तो ये 12.5 गुणा करना है इसमें 1.7 का। गुणा करें 7 पचे 35 को 5 हासिल हो गया 3, 7 दूनी 14, 3 17 को 7 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8। अब 1 का गुणा 5 में 5, 1 का गुणा 2 में 2, 1 का गुणा 1 में ये हो गया 1। दोनों को जोड़ दें 5 7 5 12 को 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 और 1 1 2। इतना हो गया। एक अंक पे दशमलव, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव, कुल 2 अंक पे दशमलव लगेगा 1 2। इसका मान आ गया 21.25। तो इसका और इसका गुणा करने पर क्या हो गया 21.25 गुणे 10 के घात की बारे में बात करें तो घात गुणा में अगर होता है तो घातों को जोड़ा जाता है। दो संख्याएं जैसे a के घाते m गुणे a के घाते n है तो लिखा जाता है a के घाते m प्लस n। तो m प्लस n है, घात को अगर जोड़ें तो ये हो गया 4 और उसमें 6 जोड़ें तो 4 माइनस 6 कितना बचेगा, ये हो जाएगा -2। क्योंकि समान चिन्हों को जोड़ते हैं और विपरीत चिन्हों को घटाते हैं तो इस दशा में क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 और -6। तो उसमें क्या हुआ कि -6 ज्यादा है इसलिए इसे घटा दिए। तो ये हो गया 10 के घाते -2। तो इस रूप में तो ये लिख दिया गया। किस रूप में लिख दिया गया, k गुणे 10 के घाते n के रूप में लिख दिया गया। तो अगर इसे देखा जाए तो इसका हमें हल करना है 2k प्लस n। तो k का मान ये हो गया, n का मान हो गया -2। तो 2k प्लस n की बात करें तो 2 और k का मान कितना है, k का मान यही है क्योंकि इसी रूप में ना k गुणे 10 के घाते n। तो ये हो गया k गुणे 10 के घाते n का मान हो गया यहाँ से -2। तो अगर देखा जाए तो 2 गुणे k का मान कितना है 21.25, 21.25 गुणा करें 0.5 हो गया, ये 21 दूनी हो गया ये 42 अब प्लस n का मान है -2 तो प्लस ये हो गया -2। तो -2 अगर इसमें से घटाएं तो ये हो गया 40.5, 40.5। ये ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं है, इसका मान बहुत कम है। तो इसके k के पावर की बात करें तो पावर इसका घटाना पड़ेगा। पावर अगर इसका घटाना है तो एक तरीके से और लिखा जा सकता है, जैसे 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दें। 10 का ऊपर नीचे अगर गुणा कर दिए तो 10 का अगर ऊपर गुणा होगा तो 10 के घाते 1 और 10 के घाते -2 तो 10 के घाते 1 है। और या फिर अगर इसमें दिक्कत हो 10 का गुणा करके भी कर सकते हैं या इसे दो रूप में तोड़ सकते हैं, उसके आधार पर भी हो जाएगा कि 10 के घाते -1 हो जाएगा गुणे 10 के घाते -1 हो जाएगा, दोनों जोड़ के -2 हो जाएंगे। तो 1 10 के घाते -1 को नीचे लिख देंगे तो प्लस 10 के घाते +1 हो जाएगा, उससे इसमें भाग हो जाएगा। या फिर यही देखते हैं 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो ऊपर हम लोग देखते हैं वही चीज है। ऊपर अगर देखा जाए तो 10 के घाते हो गया, 2 में से एक घात घट गया -1 और 10 से इसमें भाग हो जाएगा, 10 से इसमें भाग हो जाएगा तो ये एक स्थान इधर खिसक जाएगा, ये हो गया 2.125। अब बाकी घात को कम करके भी कर सकते हैं क्योंकि 10 के घाते -2 है, इसे लिखा जा सकता है 10 के घाते -1 गुणे 10 के घाते -1, ये हो गया 10 के घाते -1 बटे ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा 10। तो वही चीज हुई 10 के घाते -1 अब बटे 10, 10 से इससे भाग हो गया। तो ये दूसरे प्रकार से एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है। ये लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया 2.125 गुणे 10 के घाते -1। फिर इसमें अगर मान रखें तो मान रखते हैं 2 k का मान अब कितना आया, k का मान आया 2.125 प्लस n का मान कितना है यहाँ पर -1। अब अगर देखें तो 2 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 को 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2 दशमलव, 2 का गुणा 2 में हो गया ये 4.25 प्लस माइनस हो गया -1। तो 4 में से 1 घट गया, ये बचा 3.250। तो इसका आंसर हो गया 3.250। तो ये 3.25, 42 का पहला ऑप्शन सही है, 3.25।
तो 43 नंबर में कहा गया है कि दो संख्याएं 3 संबंधे 5 के अनुपात में हैं। तो दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, क्योंकि दोनों का दिया गया अनुपात। तो पहली और दूसरी संख्या जो है वो कितने अनुपात में? 3 संबंधे 5 के अनुपात में। तो इसे मान लिए 3x, तो ये हो गया 5x, x से x कट गया, 3 संबंधे 5 के अनुपात में। फिर यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, तो पहली संख्या में अगर 12 जोड़ें तो ये हो जाएगा 3x धन 12, और दूसरी संख्या में 12 जोड़ें तो ये जाएगा 5x धन 12। ठीक, 12 जोड़ दिया गया। तो यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5 संबंधी 7 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 5/7 हो जाता है। तो दी गई संख्याओं का योग होगा, मतलब इन पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना होगा। तो पहले तो x का मान ज्ञात कर लें। दिया गया था हम लोगों के पास पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3 संबंधी 5, तो ये हो गया 3x/5x। अब उसके बाद दोनों में 12 जोड़ दिया गया, 3x धन 12, 5x धन 12, तो दोनों का अनुपात हो जा रहा है 5/7। अब इसे अगर हल करें, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो 7 का गुणा इसमें होगा और 5 का गुणा इसमें होगा। तिर्यक गुणा किए, 7 का गुणा इस पूरे में होगा, तो ये हो जाएगा, या फिर 7 का गुणा इसमें होगा, 7 को यहाँ लिख दिए। अब 5x धन 12 का गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 5x धन 12। बिगड़ गया ये समीकरण, चलो जैसे था वैसे ही कर देते हैं। 3x धन 12 था, ये हो गया 5x धन 12, ये था 5/7। इस प्रकार है, तिर्यक गुणा कर रहे हैं। तो 7 का गुणा इसमें करें, 7 या 21x, फिर 7 का गुणा इसमें किए तो 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84 बराबर 5 का गुणा इसमें किए, 5×5 = 25x, फिर 5 का गुणा 12 में किए, 12×5 = 60। अब उसके बाद ये 21x है, ये 25x है। अगर 21 को उधर भेज दें तो ये 25 तो अपनी जगह है, बराबर को बराबर की जगह लिख दिए, 25x अपनी जगह है। ये 21x इसकी तरफ आया है, दोनों एक प्रकार के हैं, तो ये अपने पास इसे बुलाया, तो ये 21 प्लस है इधर, तो इधर आके हो गया ये -21x। 84 अपनी जगह है तो प्लस रहेगा। ये 60 जो है एक्स्ट्रा था इधर, अब इसका मैचिंग इधर है, तो 60 को इधर भेज दिए, इधर प्लस था तो इधर आया तो -60। तो 84 में से 60 घटेगा, क्या बचेगा? 4 में से 0 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 24 बराबर 25x में से 21x घट गया, 25 में से 21 4x, x बराबर हो गया 24/4, 24/4 मतलब 4×6 = 24। x बराबर जो आ गया वो मान आ गया 6। तो पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? तो 3 गुणे x का मान आ गया 6, तो पहली संख्या हो गई 3 गुणे 6 मतलब 18। तो पहली संख्या जो है यहाँ पे आ गई, x का मान 6 रख दिए, तो 3 गुणे 6 मतलब 18। अब फिर यहाँ x का मान वही 6, तो 5×6 = 30, तो दोनों संख्याएं आ गई 18 और 30। इन दोनों संख्याओं का पूछा गया है कि योग कितना होगा। तो 8 में 0 जोड़े, मतलब पहली संख्या 18, दूसरी 30, दोनों का योग कितना होगा? 8 में 0 जोड़े 8 और 3 में 1 जोड़े तो ये 4, तो दोनों का योग होगा 48। इसका है चौथा ऑप्शन सही, 43 का 4 48। 44 नंबर सवाल। तो 44 नंबर में कहा गया है, क्या कहा गया 44 नंबर में? किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य हो गया 840 रुपए। तो अंकित मूल्य उस पे लिखा गया है, जो उस पे बेचने के लिए कितना लिखा हुआ है, अंकित किया गया है 840 रुपया। ठीक है, एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पहले तो इसमें छूट निकाल लें। छूट कितना है? अंकित मूल्य पर ही मिलती है छूट, परंपरागत विधि से अगर लगाएं तो 840 रुपए पर 15% की छूट, तो 15/100, 0 से ये 0 कट गया, और फिर 5 से देखें तो 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से ये हो जाएगा कै बार में? 4, 2 चौको 8, 42 बार में। 42 का 3 में गुणा हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126 रुपया उसे छूट मिली, तो 126 रुपया घटा के इसे बेच देगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया
अंकित मूल्य जो भी था उसमें से छूट घटा दें। तो ये 840 में से 126 घटाना है, तो ये 10, 10 में से 6 गया 4, 4 हो गया। ये था 3, अब 4 था तो एक हासिल दे दिया, 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ है, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 8, 8 में से 1 गया 7, 714 रुपया। तो 714 रुपया का विक्रय मूल्य हो गया। अब उसे कहा गया बेचता है, फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। लाभ का सूत्र हम लोग जानते हैं, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य की जगह x रख दिए, मान लिया गया, माना क्रय मूल्य हो गया x, माना क्रय मूल्य हो गया x, अब लिख नहीं रहे। तो लाभ प्रतिशत दिया गया 19%, 19% बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य अभी हम लोगों के पास आ गया है, कितना आया है 714, माइनस क्रय मूल्य मान लिया गया x हो गया, बटे यहाँ भी x हो गया। 19% को अगर लिखें तो लिख सकते हैं 19/100, इसी को हल कर देना है। तो x का गुणा 19 में होगा, तिर्यक गुणा करें तो x का गुणा 19 में होगा और इस 100 का गुणा इन दोनों में होगा। तो अगर इसे हल करें, ये हो गया 19x बराबर, अब 100 का गुणा इसमें करें, 7 1 4 और 100 मतलब डबल जीरो बढ़ गया, 100 का गुणा इसमें हो गया, ये हो गया -100x। इस 100x को इधर बुला लिए तो ये हो जाएगा प्लस, तो 100x और 19x, ये हो गया 119x बराबर 71400। और x का मान अगर निकालना हो तो x बराबर हो जाएगा 119 से इसमें भाग, और 119 से भाग देने पर आएगा उत्तर जो है 600 रुपया। 6 बार में कट जाएगा, 6 9 54, तो ये कट जा रहा है। तो अब उसके बाद 600 रुपया आ गया इसका क्रय मूल्य। ये तो हो गया पूरा परंपरागत विधि से कि पहले अंकित मूल्य छूट निकाले तो उसका विक्रय मूल्य आ गया, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, क्योंकि सब जो गुणा भाग होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। और लाभ लेने के लिए कोई वस्तु जो है, जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए। मतलब 20 रुपए क्रय मूल्य है, खरीदे किसी वस्तु को 20 रुपए में, तो जब 21 रुपए में बेचेंगे तभी लाभ होगा। मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए। ये लाभ हानि में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया पूरा इसका परंपरागत विधि से हल। अब बाकी शॉर्ट मेथड से अगर इसे करना हो तो इसमें दिया गया है अंकित मूल्य 840 रुपया। अब अगर 15% की छूट मिल जाती है इस पर, तो 15 घट गया 100 में से, तो ये हो गया 85/100 अगुड़े। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर जो लाभ मिल रहा है उसे, लाभ मिल रहा है कितना, लाभ मिल रहा है 19%। तो ये हो जाएगा लाभ के लिए 100/119 गुणा कर दें, बराबर आएगा 600। तो ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि 5x यदि 5x माइनस 7/3 धन 2 बराबर 4x माइनस 3/4 प्लस 4x हो, तो बस x का मान निकाल लेना है आसान तरीके से और उसे हल कर देना है। जैसे 45 नंबर इसे यहाँ लिख दिए, सवाल लिख दिए, ये हो गया 5x माइनस 7/3 धन 2 बराबर 4x माइनस 3/4 धन 4x। तो इसमें सिंपली आसान तरीके से हल कर देना, बस इसे बटे 1 लिख लें, लघुत्तम हो जाएगा 3, 3 अगर लसा हो गया तो 3 का भाग 3 में दें एक बार, तो इसमें 1 का गुणा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें तो 1 का गुणा इसमें होगा, ये हो गया 5x माइनस 7 और 3 का गुणा इसमें हो गया, ये हो गया प्लस 6 बराबर, इधर भी 1 हो गया, लसा इन दोनों का 4 हो गया। इसमें अब तिर्यक गुणा अगर करें, वही 4 ही है, तिर्यक गुणा करें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 प्लस 4 का गुणा इसमें होगा, 4 चौक को 16x। एक लाइन अगर इसे हल करें तो ये हो जाएगा 5x, ये माइनस 7 है, ये प्लस 6 है, समान चिन्हों को जोड़ते हैं, विपरीत को घटाते हैं, तो ये दोनों विपरीत है, घटेंगे, तो 7 में से 6 घटा, भाई ये बचा -1/3 बराबर, यहाँ से देखा जाए 16 4 20x माइनस 3/4। फिर तिर्यक गुणा कर दें तो 4 का गुणा 5 में होगा 20x
-4 का गुणा 1 में होगा 4 बराबर 3 का गुणा 20 में होगा, ये हो जाएगा 60x। फिर माइनस बीच में है, 3 का गुणा 3 में होगा, ये हो गया 9। तो अब उसके बाद ये हो गया 60x और ये हो गया 20x। 20x को उधर भेज दिए, 60 अपनी जगह रह गया, ये हो गया 60x माइनस 20x। अब ये है -4, इधर है प्लस -9, -9 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +9। अब -4 अपनी जगह पर ही है, तो 9 में से 4 गया, ये बच गया 5 बराबर 60 में से 20 गया, ये हो गया 40x। तो x बराबर हो जाएगा 40, यहाँ गुणे में है तो बटे में यहाँ हो जाएगा इसके 40, अगर गुणे में अगली लाइन में लिखे तो x बराबर हो जाएगा 5/40। 40 से देखा जाए तो 8 बार में कट रहा है, उसका उत्तर आ गया 1/8। तो 1/8 आ गया x का मान, x बराबर हो गया 1/8। हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, 8x धन 5 का मान बताइए, तो यही बता दे रहे हैं 8x धन 5, इसी का मान हमें बताना है। तो x की जगह हमें कितना रखना है, x की जगह रखना है 1/8 गुणे 1/8। 8 से 8 कट गया, यहाँ क्या बचा 1, 1 धन 5 मतलब 6 हो गया इसका उत्तर। कौन सा उत्तर हो गया, 45 का दूसरा ऑप्शन जो है वो हो गया सही। 46 नंबर की बात करते हैं। 46 नंबर है जोड़ घटाना, ये भी है। 46 वाले सवाल में 46 वाले में कहा गया है P का मान दिया गया है, Q का मान दिया गया है और R का मान दिया गया है। P और Q को जोड़ना है। P का मान कितना है, 12xy माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर। इसमें जोड़ना है Q के मान को। Q का मान है 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर को 14x स्क्वायर के नीचे लिख रहे हैं। 14x स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस हो गया। Q का मान है 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर की पूरा डिटेल लिख दें, पूरा डिटेल लिख दे रहे हैं पहले। तो ये हो गया P का मान, इसमें जोड़ना है धन 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy। तो दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ना है तो x वाला x के साथ जुड़ेगा, तो ये है 12xy। P के मान में है 12xy माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर। Q के मान में है 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy। दोनों को जोड़ना है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों को जोड़ दिए तो 12 9, ये हो गया 21xy। कितना हो गया 21xy। इन दोनों का काम खत्म हो गया। y स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे, तो ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो समान चिन्ह को जोड़ते हैं, विपरीत को घटाते हैं, विपरीत चिन्ह हो गया, तो ये हो गया -10, ये हो गया +12, तो 12 में से 10 घट जाएगा, ये प्लस वाला चिन्ह आएगा, प्लस 2y स्क्वायर, प्लस 2y स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर में यहाँ देखिए -18x स्क्वायर, यहाँ प्लस 14x स्क्वायर, तो 18, ये भी विपरीत चिन्ह है, तो 18 में से 14 घट गया, बचा -4x स्क्वायर। तो ये तो हो गया P प्लस Q का मान, ये हो गया P प्लस Q का मान। इसमें से R के मान को घटाना है, जबकि R का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है 5y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस XY। तो R का मान इसके नीचे लिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा वो R का मान जो है, जो जैसा जैसा उसके साथ सजाती व्यंजन है उसी के साथ लिख रहे हैं। तो 5y स्क्वायर को यहाँ लिख दिए, प्लस 5y स्क्वायर है, ठीक है। फिर है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दिए। फिर है प्लस एक्स वाई, तो प्लस एक्स वाई को यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है कि ये है P प्लस Q का मान और ये है R का मान, दोनों क्या करना है, घटाना है। घटाने का नियम जानते हैं हम लोग कि नीचे का चिन्ह बदल देते हैं, इसका चिन्ह या ब्रैकेट लगा के भी करेंगे तो इन सब का चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदल दिए, तो बदलने के बाद क्या हुआ, 21xy में से xy घट गया, ये बच गया 20xy। ये नीचे वाला साइन ही माना जाएगा जो चेंज करने के बाद आया, तो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब उसके बाद ये हो गया 2y स्क्वायर और ये हो गया -5y स्क्वायर, कितना बचा, -3y स्क्वायर। इसका भी चिन्ह बदल चुका, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया -5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी -4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 में से 1 घटा, हो गया -3x स्क्वायर।
तो ये कौन सा ऑप्शन है? 20xy माइनस 3x² माइनस 3y², मतलब पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। 47 नंबर का सवाल जो है, 47 नंबर में कहा गया कि x के घाते 4 धन 1/x के घाते 4 बराबर दिया गया 322। तो x माइनस 1/x का मान हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करें, दोनों का होल स्क्वायर वाला अगर सूत्र लगाएं, जैसे x² धन 1/x² के होल स्क्वायर की बात करें, तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है? इसका होल स्क्वायर होता है, वही मिल जाएगा हमें, x के घाते 4, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² मतलब x के घाते 4 धन b² मतलब 1 का स्क्वायर, अब बटे x² का स्क्वायर करें तो घाते इसका भी 4, तो a² धन b² धन 2a, मतलब a² धन b² धन 2ab। 2a का मान यहाँ कितना है? x²। अब b का मान कितना? 1/x²। तो ये x² से x² कट गया, कितना मान आ गया? ये हो गया x के घाते 4 धन 1/x के घाते 4 धन 2। और इसका मान हमारे पास है, इसका मान कितना है? इसका मान ही तो दिया गया है, इसका मान दिया गया है 322। देखिए अगर सवाल में तो दिया गया है x के घाते 4 धन 1/x के घाते 4 बराबर 322। तो इस पूरे मान की जगह हम क्या लिख दें? मान लिख दें 322। तो ये हो गया 322, तो ये हो गया 322 धन 2 बराबर 324। किसका मान हो गया? ये हो गया x² धन 1/x² का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल ले लिया जाएगा, तो ये वर्ग जो है ये इधर वर्गमूल लेने पे इधर वर्ग हट जाएगा और ये हो जाएगा करड़ी में। करड़ी में आ गया 324, करड़ी में 324 को हल कर ले रहे हैं। 324 पूरा डिटेल सॉल्व किया जा रहा है। 2 से अगर इसे हल किए तो 2 एक कम 2, यहाँ बच 2 से भाग दिए तो एक बार गया, 2 एक घट गया, एक बचा 12, 2 छक 12, फिर ये हो गया 2, फिर 2 से भाग दिए, 2 8 16, 2 एक कम 2, फिर अब 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 21 बचा, 3 सते 21, फिर उसके बाद फिर 3 से भाग दिए, 3 9 27, फिर 3 से भाग दिए 3, फिर 3 से भाग दिए 1। दोनों का जोड़ा बनाने, वर्गमूल में एक ही लिया जाता है, जोड़े में से दो का जोड़ा बनाए और हर जोड़े में से एक मान ले लिया गया। तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 यहाँ 9 दूनी 18। करड़ी में 324 का मान आ गया 18, मतलब x² धन 1/x² बराबर मान मिल गया हमें 18। तब इतना मान हो गया और हमें मान चाहिए किसका? x माइनस 1/x। तो अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करें बराबर, देखते हैं क्या मिलता है। क्या मिलेगा? वही चीज, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहां से भी हो जाएगा x² प्लस b² मतलब 1/x² माइनस 2ab, a का मान x और b का मान 1/x, तो x से x कट गया। ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, ये x² धन 1/x² का मान हमारे पास है, कितना है? 18 माइनस यहाँ से कितना बचा? x से x कट गया, बचा है 2, तो 18 में से 2 गया, हो गया ये 16। तो ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16। फिर दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लें तो वर्गमूल लेने पर जो है ये वर्ग जो है खत्म हो गया और ये हो गया करड़ी में 16। करड़ी में 16 का मान होता है कितना? 4। तो x माइनस 1/x का मान आ गया 4, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो 47 का जो सही होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन 4। अगला सवाल है 48 नंबर। 48 नंबर में कहा गया है कि 15x² माइनस 26x प्लस 8, इसे इसका गुणनखंड कर दिया गया। क्या सवाल है? 48 नंबर का सवाल है।
15x² माइनस 26x प्लस 8, इसका गुणनखंड करके इस रूप में कर दिया गया, ax प्लस b और cx प्लस d, इस रूप में हमें करना है। जहां a और c धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मान बताना है। किसका मान बताना है हमें? 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d का मान बताना है। तो सबसे पहले तो इसका गुणनखंड करें, तो 15 और 8 ax² प्लस bx प्लस c के लिए अगर किया जाए तो वैसे द्विघात समीकरण की तरह करना, तो 15 और 8 का गुणा करें तो 120। अब 120 का गुणनखंड ऐसा करें कि 26 आ जाए, 2 से भाग दिए ये हो गया 60, फिर 2 से भाग दिए ये हो गया 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से ये हो गया 5 और फिर 5 से ये हो गया 1। तो ऐसा करना है कि 26 मिल जाए। तो 26 करने के लिए क्या करें, ये तो हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 6 होता है 26। अब 20 गुणे 6 बराबर भी 120 मिल जा रहा है। तो यहाँ क्या लिख दे 26 की जगह, 26 की जगह लिख दिए 20 धन 6x। अब 20 और 6 का गुणा करें तब भी आ जाएगा 120। बाकी जगह के लिए इसे मिटा दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15x² माइनस बाहर लिख लिए, ये हो गया 20 धन 6x धन 8। अब ये हो गया 15x² माइनस 20, x का गुणा दोनों में होगा, माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8। अगर इन दोनों में कॉमन देखा जाए, इन दोनों में कॉमन की बात करें, इसे हटा दें अभी, ax धन b और cx धन d को हटा दे रहे हैं। तो अब अगर इन दोनों में कॉमन की बात करें तो कॉमन जो है वो मिल रहा है हमें, यहां से अगर देखा जाए तो 5 तिया 15, 5 को 20, 5 कॉमन मिल जाएगा और यहाँ दोनों में x है तो x कॉमन मिल जाएगा। 5x कॉमन ले लिया गया तो 5 तिया 15, यहाँ से बचा 3x माइनस 5 को 20, यहाँ से बचा 4 माइनस, यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन माइनस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 3x, यहाँ से बचा माइनस 4। एक ब्रैकेट के रूप में लिखें तो ये दोनों कॉमन है, इन्हें लिख लिया गया एक साथ, 3x माइनस 4 कॉमन हो गया, क्या बचा 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। और किताब में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया कि ax धन b और दूसरे ब्रैकेट में cx धन d है, जहां a और c धनात्मक पूर्णांक है। तो a और c धनात्मक रहेंगे तभी इसके साथ रहेंगे, नहीं तो ये वाले तो ऋणात्मक है। तो इसे कैसे लिख देना, ये लिख देना ax धन b और यहां से हो जाएगा cx धन d। इस दशा में क्या है, a भी धन आ रहा है और c भी धन आ रहा है। तो अगर इन दोनों की तुलना करें यहां से तो देखें तो a का मान कितना मिल रहा है, a का मान यहाँ 3 मिल रहा है क्योंकि a का कोफिशिएंट गुणांक x है, यहाँ पर भी a का x है तो यहाँ x का जो होगा वो a के मान के बराबर होगा। तो a का मान हो गया 3, b का मान कितना -4, b बराबर -4, c का मान यहाँ से देखें तो 5 और d का मान यहाँ से देखें तो -2। अब इन सब मान को इसी में रख देना है। सब मान अगर इसमें रख दें तो 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 3। फिर b के मान की अगर बात करें तो b का मान है -4, तो -4 डायरेक्ट लग दिए क्योंकि प्लस भी रखें, फिर ब्रैकेट में -4 लिखना होगा। फिर है माइनस c का मान कितना है 5, तो ये हो गया -5 -2 गुणे d का मान कितना है -2। अब अगर देखें तो 2 तिया 6 -4 और 5 ये हो गया 9 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2 दूनी 4 तो 6, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 6 4 हो गया 10 और 10 माइनस 9, 10 में से 9 घटा कितना बचा 1 इसका उत्तर हो गया। कौन से ऑप्शन में ये तीसरे ऑप्शन में, 48 का हो गया थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल 49 नंबर, इसमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC और DEF में यदि AB बराबर EF, इसे तो बनाना ही पड़ेगा, बनाने के लिए तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसका सही है, ABC FED अगर बना दे तो यही ऑप्शन सही है। जैसे ये दो त्रिभुज है,
और बाकी जो दूसरे बनाएंगे वो इस पे फिट नहीं आएंगे। दोनों सर्वांग त्रिभुज है, ये हो गया ए बी सी। समरूप त्रिभुज की बात करें और ये हो गया एफ ई डी। तो इसके लिए अगर बात करें तो ए बी बराबर दिया गया, ए बी ये है जो ए बी बराबर ई एफ, तो ए बी इसके बराबर है। दूसरा बी सी बराबर डी ई, तो बी सी जो है ये इसके बराबर है, किसके, डी ई के, तो डी ई ये हो गया। तो ये वाली भुजा जो है सी ए किसके बराबर है, एफ डी। तो ये इस त्रिभुज में बन रहा है, बाकी और सब बनाएंगे तो उसमें ये फिट नहीं बैठेगा। तो तीसरा वाला इसका सही जवाब है। 50वें सवाल की बात करें तो 50वें का पहला ऑप्शन सही है। इसमें तो आपको स्क्वायर करके देखना ही होगा कि सबसे जो बड़ी भुजा है वो होती है कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इन दोनों छोटी भुजाओं का योग वर्ग करके योग करें तो तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्ग के बराबर होगा। दो छोटी भुजाओं का योग, वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो ये पहला ऑप्शन है। 65 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 97 सेंटीमीटर। 51 नंबर का सवाल आ गया कि किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या कितनी होगी। तो किनारों की संख्या बताना, एजेस बताना, इसके लिए फॉर्मूला क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर बताए होंगे। क्या फॉर्मूला है इसके लिए कि फिर वो एक बार दूसरे के साथ दिखी या दिखा, जो भी आवश्यकता अनुसार आप लिख सकते हैं। फिर वो एक बार दूसरे के साथ दिखी दिखा उससे हमें मतलब नहीं है, फिर वो एक बार दूसरे के साथ। तो ये हो गया एफ। फेसेस की बात करें तो ये हो गया फेसेस, वो वर्टिसेस भी लिखा जाता है उसके लिए, ई से ई लिखा जाता है एजेस के लिए, बार मतलब बराबर, दूसरे मतलब ये दो। फॉर्मूला हो गया फिर वो एक बार दूसरे के साथ दिखी, तो एफ प्लस वी और ई के लिए ये हो गया माइनस ई बराबर 2। और इसे कहा जाता है ईलर्स थ्योरम, EULERS, ईलर्स थ्योरम या ईलर्स फॉर्मूला। तो जिसमें है फेसेस, वर्टिसेस और एजेस के लिए एक रिलेशन है। तो फेस मतलब इसमें दिया गया है फलक, फलकों की संख्या दी गई है 7 फलक है, 7 फलक हो गए, प्लस इसमें जो दिया गया है वर्टिसेस मतलब शीर्ष, 10 शीर्ष दिए गए हैं, माइनस एजेस मतलब किनारों की संख्या, तो ये हो जाएगा किनारों की संख्या, यही हमसे पूछा गया, बराबर ये हो गया 2। तो 10 और 7 जोड़ दें तो ये हो गया 17 माइनस ई बराबर 2। ई को उधर भेज दिए, प्लस हो गया, और ये 2 इधर आ गया तो माइनस 2 हो गया। ये 17 अपनी जगह है, 17 में से 2 गया 15 हो गया। इसके लिए आंसर 15 मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज पहले बना ले रहे हैं, किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी को ई तक बढ़ाने पर, तो त्रिभुज पहले बना ले रहे हैं। इस प्रकार से बन गया ये त्रिभुज, ये हो गया ए बी सी। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी को, भुजा ये हो गया ए बी को आगे बढ़ा दिया गया, कहां तक, ई तक, ई तक बढ़ाने पर, तथा भुजा सी ए, सी ये हुआ, ए इधर की ओर आ रहा है, सी ए को डी तक बढ़ाया जाता है, डी तक इसे बढ़ा दिए। अब उसके बाद यदि कोण बी ए डी, कोण यहां बी लिखा हुआ है, कोण बी ए डी कितना है, 125 अंश, 125 अंश, और कोण ई बी सी, और कोण ई बी सी इसका मान दिया गया कितना, 100 अंश, 100 अंश। तो अब उसके बाद पूछा गया है, वैसे 100 अंश तो ये इसे रहेगा नहीं, ज्यादा कोण बन रहा है तो इसे ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि वो लगभग 120 का दिख रहा है। अब ये हो गया लगभग 100 अंश, तो ये कोण हो गया 100 अंश, तो ये हो गया 100 अंश। अब उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है,
तो और इसके बारे में क्या बातें ज्ञात कर सकते हैं, पहले तो इन तीनों कोणों को निकालना होगा, इसी से रिलेशन पूछा जो गया है। तो अगर इस कोण की बात करें तो ये सीधी रेखा है, तो पूरा कोण होगा 180। तो 180 में से 100 घटा, ये हो गया 80 अंश, 80 डिग्री हो गया ये। इसकी बात करें तो 180 में से 125 घटा दें, 180 पूरा ये सीधी रेखा, 180 में से 125 घटा दें, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में से 2 गया, ये भी हो गया 5, ये हो गया 55 अंश। इन दोनों को अगर जोड़ें तो 80 और 55 को जोड़ दिए तो 5 और 8 5 हो गया 13, 135 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो 2 का है 135, तो 180 में से घटा दें तो ये बचा 5, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 45 अंश। तो इस तीसरे कोण का मान हो गया 45 अंश। अब जो बात पूछी गई है वो देखते हैं क्या है। पहला सवाल पूछा गया है कि कोण BAC, कोण BAC मतलब 55, कोण BAC और ACB का अंतर 20 अंश है। तो ACB मतलब है 45, तो 45 का अंतर मतलब ये तो 10 आ रहा है, तो ये बात गलत हो गई। दूसरा, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं समद्विबाहु नहीं है। तीसरा, AB इज ग्रेटर देन BC, AB के सामने का कोण सबसे कम है, तो भुजा भी सबसे कम रहेगी, सबसे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, ये भी गलत है। तीसरे चौथे को गलत, अब सही अब अपने आप होना चाहिए। क्या कहा गया, ABC और ACB का अंतर, ABC मतलब 80 लिख दें अगर, तो कोण ABC बराबर 80, और दूसरा इसमें कहा गया ACB, कोण ACB अगर देखें तो ACB मतलब 45, इन दोनों का अंतर कहा गया 35 अंश है। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35 अंश सही है। तो 52 का जो चौथा ऑप्शन है वो है बिल्कुल सही। अगला सवाल 53 नंबर, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। तो अगले सवाल की बात करते हैं जो है 53 नंबर। 53 नंबर में कहा गया है कि समलंब PQRS, चलिए बना लेते हैं, समान दूरी पर ही है ये, इस प्रकार से बन गए। तो समलंब PQRS, तो PQ जो है RS के समांतर हो गया, ठीक है बन गया समांतर। PQ तथा SR, PQ तथा SR इन दोनों का जो अनुपात है वो है 3 संबंधे 2। अगर ये 3 है तो ये है 2, तो अगर ये 2 है तो 2x बना लिए और इसे 3x बना लिए, दोनों का अनुपात हो गया 3 संबंधे 2। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूरा क्षेत्रफल इसका हो गया 480 वर्ग सेमी, और PQ तथा SR के बीच, तो PQ तथा ये SR के बीच की जो ये दूरी है वो दूरी दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो SR की लंबाई बताइए। तो SR की लंबाई, इसके क्षेत्रफल की बात करें, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई h। तो या फिर लफ्जों में लिख दें, उससे ये होगा, शब्दों में लिख दिए ऊंचाई। तो क्षेत्रफल इसका कितना दिया गया है, क्षेत्रफल इसका है 480 बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर है SR और PQ, तो इसका मान है 3x, इसका मान है 2x, दोनों का योग करें ये हो गया 3x धन 2x, और ऊंचाई इसका दिया गया यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12। तो अब उसके बाद ये हो गया 480 बराबर 12, 2 से आई 12 कट गया, कै बार में 6 बार में, और 3x और 2x मिला के हो गया ये 5x गुणे 6, 6 यहाँ से बचा, तो ये हो गया 5x और ये है 6, 6 5 ये हो गया 30x, ये है 480। x के मान की अगर बात करें तो x बराबर हो जाएगा 480/30,
तो शून्य से शून्य कट गया, 3 का भाग इसमें दें तो 3 एक कम 3, यहाँ से बचा 1, 18, 3 छक 18, 16। x का मान आ गया 16। x का मान कितना आ गया? x का मान हमें मिल गया 16। तो जब x का मान हमें मिल गया 16, x बराबर हो गया 16, तो हमसे क्या पूछा गया? एस आर की लंबाई। तो एस आर की लंबाई है 2x। एस आर बराबर कितना है? 2x। तो 2 गुणे x का मान हो गया 16 बराबर 32। तो एस आर का मान कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। कहाँ उत्तर है इसका? इसका है तीसरे नंबर पे ऑप्शन 53 का तीसरा, 32 सेंटीमीटर। अगला सवाल, अगला सवाल 54 नंबर। इसमें कहा गया है 84 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को, तो ये दिया गया है 88 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से आयताकार कोई कागज का टुकड़ा है, ये है कितनी माप है इसकी? 88 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई हो गया 88 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई हो गया 10 सेंटीमीटर। माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए, बिना किसी ओवरलैपिंग के, मान लिया गया यही कागज का टुकड़ा, इसे क्या किया गया? बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। तो ये इसका जो लंबाई है, इस लंबाई को मान लिया गया 88 और ये लंबाई हो गई 10। तो इसे ऐसे मोड़े तब बेलन बनेगा। इस प्रकार से इसे गोल मोड़ दिया गया। तो गोल मुड़ ही नहीं रहा, कोई दूसरा कागज उठाए हम। मान लिया गया ये इस प्रकार से है और इसे गोल अगर मोड़ा जाए, ये हो गया 88 और ये हो गया 10। तो गोल अगर मोड़े तो ऐसे मोड़ दिए, ये हो गया बेलन। तो बेलन हो गया ये पूरा बेलन हो गया। ये जो 88 था ये ऐसे गोल बन गया और ये जो उसका ऊंचाई था ये ऐसे का ऐसे गिर गया। तो इसे अगर मोड़े कागज के रूप में तो ये इस प्रकार से दिखेगा। इसकी ऊंचाई 10 की 10 रह गई और ये इसका परिधि में बदल गया, क्योंकि ये जो लंबाई था 88 इसे इस प्रकार से गोल करके परिधि में बदल दिए। इस प्रकार से बना दिया गया बेलन। बेलन को कर दिया गया ऊपर से ये गोल रूप में मोड़ दिया गया। इसे ओवरलैप नहीं करना है ताकि इसकी लंबाई कम ना हो। तो ये हो गया पूरा 88। पूरा 88 मतलब वृत्त की जगह तरह, तो वृत्त की परिधि बराबर हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर अब पूरा इसी को मोड़ के बनाया गया, तो इसका मान हो गया 88। तो 2 पाई आर मतलब परिधि के बराबर ही होगा, क्योंकि इसी को अगर मोड़ा गया तो इसकी परिधि जो है वही होगी। ये हो गया एक वृत्त की तरह, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये पूरा था 88, इसी को गोल रूप में मोड़ दिया गया। तो अब उसके बाद ये हो गया 88 और ये हो गया परिधि, ये बेलन की ऊंचाई हो गई 10। तब क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि बेलन की धारिता क्या होगी। तो बेलन की धारिता की अगर बात करें तो हमारे पास हो गया 2 पाई आर बराबर 88। यहां से त्रिज्या आर का मान निकालें तो हल करें इसे, तो 2 पाई आर बराबर 88। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। चलिए अगली लाइन में रख लेंगे। तो ये आर बराबर हो गया 88/2 पाई। अब पाई का मान होता है 22/7। 22/7। 22 से अगर इसे कटाएं तो 22 चौक 88 और फिर 2 से 4 में भाग चली जाएगी, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। 7 जो है 2/1/7, तो 7 ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा। आर बराबर हो गया 14 सेमी। मतलब इसकी जो त्रिज्या मिल गई वो मिल गई हमें 14 सेंटीमीटर। अब बेलन की धारिता बतानी है। तो बेलन की धारिता पहले अगर आयतन बताएं तो आयतन बराबर होता है, आयतन बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच जहां पर पाई का मान होता है 22/7, आर मतलब त्रिज्या। तो इस बेलन की त्रिज्या जो है हमें मिल गई है कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर करें
मतलब 14 गुणे 14 की गुणे h मतलब ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। 7 से इसे कटा दिए, ये हो गया 7 दूनी 14। तो 22 का 2 में गुणा हुआ, ये हो गया 44, फिर गुणे 14, फिर गुणे 10 बराबर। तो 44 गुणे अगर 14 करते हैं हम लोग 44 गुणे 14 करते हैं तो 44 में 14 का गुणा कर दिए। 4 चौक को 16 को 6 हासिल 1, 4 चौक को 16 1 17, 1 का गुणा 4 में 4, 1 का गुणा फिर 4 में 4, दोनों को जोड़ दिए 6, 7 4 11 को 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6। तो ये हो गया 616 और एक शून्य इस पे बढ़ गया। सेमी में है तो ये हो गया सब कुछ सेमी या फिर घन सेमी। इतना हो गया इसका मान। कितना उत्तर आ गया इसका मान, जो आ गया इसका आयतन आ गया इस बेलन का, कितना आ गया 6160 घन सेमी। 6160 घन सेमी। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, बेलन को तो नहीं मिटाना चाहिए था, मिटा दिए। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो अगर 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर पढ़े तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलें तो क्या हो सकता है। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलें तो एक ही रह गया। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह अगर सेंटीमीटर लिखना हो तो कितना लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। इसका करना है क्यूब बराबर, इधर 1000 लीटर है ये ऑलरेडी, क्योंकि हमें जो धारिता बतानी है वो लीटर में बतानी है। अगर इसका स्क्वायर करें, एक का गुणा करें ना करें वो तो बात बराबर है। 100 का स्क्वायर करें, क्यूब करें मतलब 3 बार 100 गुणे 100 गुणे 100 मतलब 6 शून्य आ जाएगा। 2 एक बार में, 2 एक बार में, 2 एक बार में। तो एक के आगे हो गया 2 2 4 2 6 शून्य, और सेमी की जगह आ गया ये घन सेमी। सेमी के घाते 3। 100 के भी 100 गुणे 100 गुणे 100 और सेमी गुणे सेमी गुणे सेमी 3 बार लिखेंगे तो सेमी के घाते 3 बराबर ये है 1000 लीटर। तो 3 शून्य से इसका 3 शून्य कट गया। 3 शून्य से इसका 3 शून्य कट गया। क्या बचा? बचा यहां से 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, यहां से बचा 1 लीटर। क्या बचा? 1 लीटर। तो अगर हमें मान रखना है सेंटीमीटर क्यूब का, तो सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह अगर लीटर में उसे चेक करना होगा तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे 1/1000 लीटर। तो हमारे पास जो मान आया है आयतन धारिता के लिए वो आया है V बराबर, आयतन के लिए वॉल्यूम के लिए लिख दिए 6160 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे अगर लीटर में बदलना होगा तो हम लोग इस यहां से यहां तक बदल दिए। तो सेंटीमीटर क्यूब बराबर लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है भाई? इसकी जगह लिखा जा सकता है 1/1000 लीटर। तो 3 शून्य की अगर बात करें तो 3 डिजिट ये इधर पॉइंट खिसक जाएगा, अगर 1000 से भाग दें तो ये हो जाएगा 1 2 3 अंक खिसक गया 6.16 लीटर उत्तर। तो V का मान कितना हो गया 6.16 लीटर। 54 का आंसर होगा तीसरा। 55 नंबर की बात करते हैं। 55 नंबर सवाल जो है उसकी बात करें अगर, तो 55 नंबर में कहा गया है कि किसी घन का आयतन इस प्रकार से कोई घन है, घन हो गया। इसका आयतन जो दिया गया है 55 नंबर सवाल, तो घन का आयतन V बराबर दिया गया है 2197 वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, भुजा का घन A क्यूब बराबर 2197। और अगर देखा जाए तो ये है 13 का घन,
13 का घन, तो a क्यूब बराबर लिखा जा सकता है 13 का के घाते 3। क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करें, 2197 को कटाएंगे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, कटाते कटाते 13 से अगर इसे कटाया जाए तो 13 दूनी 26, 13 कम 13, तो 13 है, 11 में से 3 गया, बचेगा कितना 8, 8 89 हो गया ये, 13 छक 78, तो 13 छक कितना हो गया 78, 13 छक हो गया 78, 78 घटाए तो ये 9 में से 8 गया 1, फिर 8 में से 7 गया 1, और फिर यहाँ हो गया 7, 117, फिर हो गया 13 9 117, फिर 13 से कटाए 13 बार में, फिर 13 से एक बार में, मतलब 13 गुणे 13 गुणे 13, 13 का क्यूब, ए का मान आ गया 13, 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब है तो ये भी माना गया 13 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा गया है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस बताना है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कोई भी अगर क्यूब है, मान लिया जाए अगर यही डिब्बा अगर क्यूब है, क्यूब तो नहीं है ये लेकिन मान लिया जाए कि क्यूब है, तो पार्श्व सरफेस मतलब हमें कौन सी फलकों के लिए बताना है, कौन सी फेसेस के लिए बताना है, मतलब पार्श्व मतलब इसके चारों ओर की फेसेस के लिए बताना है, चाहे कोई सी भी ये जो सटी हुई है इन चारों के बारे में या इन चारों के बारे में, क्यूब के लिए तो सब बराबर ही होंगे, तो 4 सतह ही जो है वो पार्श्व सतहों में आएंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ वही होगा, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल घन के लिए क्या हो जाएगा, वो होता है 4a²। तो एक पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो a² भुजा का वर्ग, 4 के लिए तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा इसके पीछे वाला और चौथा इसके इधर बाएं की तरफ, तो 4a² बराबर 4, a² मतलब 13 का स्क्वायर, तो 13 का वर्ग कर दें तो 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा 169, 4 गुणे 1 6 9 गुणा कर दिए, ये हो जाएगा 4 9 36 को 6 हासिल 3, 4 छक 24, 24 3 27 को 7 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 676, तो 676 और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, 676 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल 56 नंबर है, जिसमें कहा गया है 56 नंबर के सवाल में कहा गया है कि किसी आंकड़ों के लिए परिसर बताना है, बहुलक बताना है तथा माध्यक बताना है, और इन तीनों चीजों का हमें माध्य बताना है। तो सबसे पहले अगर इन सबको लिखा जाए तो आंकड़े जो आपको दिख रहे हैं 5 10 3 6 4 8 9 3 15 2 9 4 19 11 4, तो सबसे पहले अगर इन सबको बढ़ते या घटते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में ही लिख दे रहे हैं, तो सबसे पहले कम वाला अगर लिखें तो सबसे कम मान है 2 कमा, उसके बाद है 3, 3 कै बार है 1 2, 2 बार है 3, फिर उसके बाद 4 की बात करें तो 4 हो गया 3 बार, फिर 5 की बात करें तो 5 हो गया 1 बार, फिर 6 की बात करते हैं 6 भी हो गया 1 बार, फिर 7 को अगर देखें तो 7 है ही नहीं, 8 की बात करते हैं तो 8 हो गया, फिर 9 देखें तो 8 भी एक ही है, 9 की बात करें तो 9 हो गया 2, 10 देखें तो 10 है 11 भी है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 15 है, 15 फिर 19 है। इस प्रकार से कुल अंकों को गिने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15। अब इसके लिए पहला चीज पूछा गया है परिसर कहां से कहां तक लाई कर रहा है, मतलब इसका रेंज, परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो अधिकतम मान हो गया 19
माइनस न्यूनतम मान हो गया 2 बराबर हो गया ये 17। फिर इसके लिए पूछा गया बहुलक। बहुलक मतलब वह अंक जो सबसे अधिक संख्या में आया हो। तो कौन सबसे अधिक संख्या में आया, ये है 4, 3 बार आया, तो इसका बहुलक हो गया 4। फिर उसके बाद बताना है माध्यक। माध्यक मतलब बीच में कौन पड़ रहा है। तो अगर इसमें संख्याओं की संख्या है, विषम है, 15 संख्या है, तो माध्यक जो है कितना हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा n+1/2 मतलब 15 धन n+1/2। n का मान आ गया 15, 15 धन 1 मतलब 16/2 मतलब 8। आठवां जो अंक है वही होगा इसका माध्यक। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो माध्यक का मान आ गया यहाँ से 6। तो तीनों मान मिल गए हमें। पूछा गया इन सब का माध्य। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ के उतनी संख्या से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा 17 धन 4 धन 6 बटे कैट है 1 2 3, 3 से भाग दे दिए। 17 4 21 और 6 27/3 भाग दे दिए, हो गया 3 9 27, 9 हो गया इसका उत्तर। मतलब 56 का जो उत्तर सही है वो है तीसरा। 57 नंबर का सवाल है कि माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। पहला, महत्व दिया जाना कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। दूसरा, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं। तीसरा, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, यही है सबसे सटीक जवाब। और महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है। तो तीसरा उत्तर इसका सही है कि प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में ये बात एकदम फिट बैठ जाए। तो चित्र से वो देखेंगे तो इस बात को बारीकी से समझेंगे। 57 का होगा तीसरा ऑप्शन सही। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। नैरो एम मतलब सबसे जो दुर्बल प्रभाव है, सबसे उसका बेकार टाइप, कम से कम प्रभाव है। पहला, विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना। तीसरा, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। तो यह है कि केवल संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं के संचालन करने में निपुण करना, ये संकीर्ण उद्देश्य है। इनका हर तरह से चारों ओर सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मैथ को वो अपने जीवन में उतारें, हर जगह उसका उपयोग करें, उस पर तर्क कर सकें, जो चीज़ें कही गई हैं उनकी सत्यता असत्यता की जांच कर सकें। तो सबसे संकीर्ण उद्देश्य जो है वो है 58 का चौथा, कि केवल संख्याओं पर संक्रियाएं वो प्रोसेस उस पर कर पा रहे हैं, ऑपरेशन उस पर कर पा रहे हैं। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिक्षेपों से अवलोकन करें। अनुमान सत्यापन हतोत्साहित किया जाना चाहिए, एकदम गलत। प्रारंभ में दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देना चाहिए, ये भी नहीं। अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के, सब गलत है। पहला सही है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिक्षेपों से अवलोकन करें। तो 59 का हो जाएगा 1। 60, अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए, मतलब कौन सा गलत है। पहला, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता, अनुमान अप्रोक्सीमेशन। दूसरा, गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। चौथा, गणितीय संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है। भाषा का गणित में बहुत योगदान तो नहीं है, तो पहला वाला ही इसमें गलत होने की संभावना है। बाकी देखते हैं सीटेट क्या उत्तर लाता है। तो 60 का 1 होने की प्रबल संभावना है। तो ये रहा आपका पूरा 60 नंबरों का 30 प्रश्नों का उत्तर गणित के लिए।
विज्ञान के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।